हेलो गाइस, मैं ललिता बर्मन एलबी बायोलॉजी में आपका स्वागत करते हैं। हम पढ़ रहे थे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। फाइलम में प्लेटीहेल्मिन्थेस में 3 एनिमल्स आएंगे आपके पास है। फिशियोला हेप्टिका, दूसरा टीनिया है और थर्ड आपके पास एस्केरिस। ये फिशियोला हेप्टिका और टीनिया को हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एस्केरिस। एस्केरिस को सामान्य भाषा में आपने देखा होगा, छोटे बच्चों के कीड़े निकलने लगते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एस्केरिस बोलते हैं। फर्स्टली हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन में इसके जंतु ये कौन से से हैं, जगत से हैं, और शाखा इसकी यूमेटाजोआ है, और इसका फाइलम कौन सा है, निमेटोडा, और कौन से गण से है ये, एस्केरॉइडिया, और इसकी श्रेणी है एस्केरिस। तो ठीक है, आपको इसमें याद रखना है कि किस गण से है और इसकी किस संघ से है। तो ये इसका संघ है निमेटोडा और गण क्या है इसका, एस्केरॉइडिया। ठीक है, अब इसकी हैबिट और हैबिटेट के बारे में देख लेते हैं। एस्केरिस स्तनियों की आंत का एक पौषधीय पैरासाइट होता है। जैसे पूछ लेते हैं एस्केरिस कैसा प्राणी है, तो ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। तो एस्केरिस मनुष्य की छोटी आंत में रहता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एस्केरिस है कि वो कहाँ पर रहता है, तो ये मनुष्य की छोटी आंत में रहता है। और देसी भाषा में लोग इसे केचुए, केचोला या गिलोवा कहते हैं। चिकनी मिट्टी और नम एवं उत्पन्न वातावरण वाले प्रदेशों में प्राय अधिकांश जनता इससे इन्फेक्टेड होती है। बच्चे बहुत संक्रमित होते हैं। यह होस्ट की आंत की गुहा में स्वतंत्र रहता है, यहीं से भोजन प्राप्त करता है और थोड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर रेंगता चला जाता है। इसके लिए तो इसमें से सिर्फ इसके हैबिट और हैबिटेट में तो इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना ही था कि ये कौन सा पैरासाइट है, ये मोनोजेनेटिक है, और इससे कौन ज़्यादा संक्रमित होते हैं, बच्चे संक्रमित होते हैं, और दूसरा ये कहाँ रहता है, मनुष्य की छोटी आंत में। इसके 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम इसके कुछ एक्सटर्नल फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट इसके शेप और साइज़ की बात कर लेते हैं, शेप और साइज एंड कलर की। तो एस्केरिस का लंबा पतला नालवंत शरीर, बीच में से कुछ मोटा और सिरों या पतला अर्थात तुर्क रूपी स्पिंडल शेप कैसी होती है, ये इस टाइप से होती है, इसे हम स्पिंडल शेप्स बोलते हैं। ये हल्का भूरा या गुलाबी सा होता है। नर एवं मादा सदस्य इसमें अलग अलग होते हैं। अगर ये पूछा जाए आपके पास कि एस्केरिस के जो मेल फीमेल है वो एक पे होते हैं या अलग अलग होते हैं, तो ये अलग अलग होते हैं। और मादा की इसमें लंबाई कुछ बड़ी होती है, जो कि लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर लंबी, और पुरुष की 6 से 8 mm मोटी होती है। नर इसकी जो लंबाई है वो 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा और 3 से 5 मीटर मोटा होता है। इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देख लेते हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। बॉडी पर इसकी चमकीला अपारदर्शक क्यूटिकल का आवरण होता है, जिस पर हल्की छल्ले नुमा झुर्रियाँ और बॉडी की लंबाई में फैली 4 स्पष्ट धारियाँ दिखाई देती हैं। 2 धारियाँ, एक मध्य धारी यानी मिड डॉर्सल लाइन और दूसरी मिड वेंट्रल लाइन सफ़ेद सी होती है और पतली होती है। ये 2 लेटरल लाइंस अपेक्षाकृत मोटी एवं भूरी सी होती है। अग्र छोर पर छोटा त्रिकोणाकार सा मुख द्वार होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ इम्पोर्टेंट बनता है, और ये आया हुआ भी है कि जो इसके लिप्स होते हैं एस्केरिस के, वो कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है और वो कैसे होते हैं। तो ये त्रिकोणाकार, इसके लिप्स 3 होते हैं, ठीक है, और यह 3 अर्धचंद्राकार से चौड़े होठों द्वारा घिरा रहता है। मिडेरियन डोर्सल साइड तथा वेंट्रल लेटरल प्रत्येक होठ भूरने परिवर्तन के 2 होठों के समेकन से बनता है। तीनों होठ के भीतरी मुख्य किनारों पर क्यूटिकल के ही बने सूक्ष्म दांत जैसे उभार होते हैं, और बाहरी सतह पर छोटे छोटे संवेदी अंकुरण दांतों की सतह पर दांतों का कार्य अनिश्चित होता है, और संवेदी अंकुरण in स्थिति संवेदांग निम्नलिखित होते हैं। इसमें से है ना, जो क्वेश्चन आया वो यही आया है कि जो हमारे इसके होठ होते हैं एस्केरिस के, वो कितने होते हैं। तो ये त्रिकोणाकार इसके होठ होते हैं और संख्या इनकी 3 होती है।
और इसके होठों पर जो फर्स्ट है वो मध्य होठ पर और दूसरा कौन सा, अर्धपार्श्व होठ पर। ठीक है, इसकी बॉडी वॉल देख लेते हैं हम। तो बॉडी वॉल में एस्केरिस की बॉडी वॉल में बाहर के भीतर की ओर 3 प्रमुख स्तर होते हैं, उपचर्म, एपिडर्मिस और पेशी स्तर। तो ये क्वेश्चन था कि बॉडी वॉल के कितने स्तर होते हैं, तो बॉडी वॉल के इसमें 3 स्तर होते हैं जो ये बाहर से अंदर की ओर जाते हैं। फर्स्ट है इसमें क्यूटिकल, यह है मोटी, ये उपचर्म को हम इंग्लिश में क्यूटिकल बोलते हैं। यह है मोटी, चमकीली, अर्धपारदर्शक, झुर्रीदार एवं नीचे स्थित एपिडर्मिस तथा स्रावित पदार्थों की बनी होती है। इसमें बाहर से भीतर की ओर विभिन्न प्रकार के स्तर होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है इसका केराटिनाइज्ड, जो कि स्क्लेरोप्रोटीन का बना एक वल्प स्तर होता है। जैसे कि अगर ये पूछ ले जाए, ये आया हुआ भी है कि केराटिनाइज्ड किस चीज़ का बना हुआ होता है, ये स्क्लेरोप्रोटीन का बना होता है। सेकंड इसका मोटा मैट्रिक्स लेयर, जिसमें बाहर की ओर महीन शाकोंदित नलिकाओं का तथा भीतर की ओर गंधक युक्त मैट्रिशियन नामक प्रोटीन पदार्थ का रेखित स्तर होता है। अगर ये पूछ ले कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स लेयर है तो उसके अंदर क्या वो कौन सा बना हुआ है, तो वह मैट्रिशियन नामक प्रोटीन पदार्थ का रेखांकित स्तर होता है। थर्ड इसका जो मोटा बेसल लेयर होता है, इसमें कोलेजन फाइबर की 3 स्पष्ट तहें होती है। फोर्थ पॉइंट इसका महीन आधार यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें होती है। नेक्स्ट है इसमें इसका सेकंड एपिडर्मिस। तो वयस्क एस्केरिस की एपिडर्मिस से पृथक कोशिकाएं नहीं होती, अर्थात यह कोशिका द्रव्य के अविच्छिन्नीय बहुकेंद्रीय या सिनिसियल स्तर के रूप में होती हैं। इसे हम हाइपोडर्मिस या सबक्यूटिकल भी कहते हैं। अगर आप इन सबको ध्यान से पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चंस है ना सारे मिलेंगे। अगर आपको ऐसे ही लगेगा इसमें कुछ नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट है इसके पेशी यानी मसल लेयर। एपिडर्मिस के नीचे गहरा स्तर पेशी होता है और एपिडर्मिस के उभारों के कारण ये 4 लंबे पट्टीनुमा चतुर्थ यानी क्वाड्रेट में बटा होता है। तो ये आया है कि क्वाड्रेट किस में मिलते हैं, क्वाड्रेट्स किस में बटा होता है, ये एपिडर्मिस। तो ये आपके पास हो गया एस्केरिस। इसमें विशेष प्रकार की अनुलंब पेशी कोशिकाएं शरीर की लंबाई में समांतरण फैली होती है, अतः यह अनुलंब पेशी स्तर मस्कुलर लेयर होती है। अब इसकी बॉडी कैविटी की बात कर लेते हैं। एस्केरिस में बॉडी वॉल एवं आंतरंगों के बीच एक मिथ्या देहगुहा यानी सूडोसील होती है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण की ब्लास्टोसील गुहा में होती है और भ्रूण में इसके शरीर में पूरी लंबाई में फैली होती है। 5 बड़ी बड़ी असीमित आकार की मेस्टोडर्मल सेल्स होती है। ये पूछ लेते हैं इसकी बड़ी कैविटी के लिए बॉडी वॉल के चारों ओर तरफ कौन सी रहती है, तो इससे मेस्टोडर्मल सेल्स होती हैं। इन्हें हम गैंट सेल्स भी कहते हैं। गैंट सेल्स पूछा गया कि गैंट सेल्स किस में पाई जाती है, तो गैंट सेल्स हमारी एस्केरिस में पाई जाती है। ये जो सूडोसाइट कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सूडोसिलोसाइट्स कहते हैं। और वैसे में इन कोशिकाओं में छोटे छोटे केंद्रक में एवं शाखमंथित तारे सदर्श अवशेष ग्रसनी और पेशी स्तर से निश्चित स्थानों पर चिपके पाए जाते हैं, जो देहगुहा के गुलाबी रंग से स्वच्छ परंतु बदबूदार लवण, यानी लवण का नाम अगर पूछ ले कौन से बदबूदार लवण थे, तो यानी सोडियम क्लोराइड एक प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ भरा रहता है। इसकी मूवमेंट की बात कर लेते हैं, इसकी गति किस टाइप्स होती है। देहगुहा द्रव्य का दैव स्थिति के दबाव, उपचर्म का तनाव का पेशी कोशिकीय संकुचन में सम्मिलित प्रभाव से एस्केरिस में शरीर की पृष्ठधर अक्ष पर अग्र छोर से पीछे की ओर तरंगित गतियाँ उत्पन्न होती है। इन गतियों द्वारा एस्केरिस होस्ट आंत की कायम में से थोड़ा बहुत स्थान परिवर्तन और आंत की कर्मांचन तथा तरंग गति का प्रतिकार कर लेता है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है इसका,
मुख्य द्वार की गुदा तक फैली लंबी एक सीधी आहर नाल होती है। इसमें 4 भाग होते हैं। तो यानी इसका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो किसके द्वारा होता है? आहर नाल के द्वारा होता है। और इसकी क्या है? 4 लेयर है। फर्स्ट इसकी है मुख्य प्रकोष्ठ यानी बक्कल कैप्सूल, दूसरा फेरेंक्स, तीसरी इसकी इंटेस्टाइन और सेकंड इसका रेक्टम। इसका रेस्पिरेशन देख लेते हैं। श्वसन कैसे होता है इसका? होस्ट की आंत में रहने के कारण एस्केरिस में बहुत सक्रिय जैव क्रियाएं नहीं होती और दूसरे यहाँ ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन भी नहीं मिलता। अतः एस्केरिस में ऊर्जा उत्पादन अनॉक्सी या उष्णवणीय श्वसन द्वारा होता है, इसलिए श्वसनांग नहीं होते हैं। इन श्वसन ग्लूकोज का पहले लैक्टिक अम्ल में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड तथा फैटी एसिड में विखंडन होता रहता है। अगर इसके विखंडन की बात करें तो पहले कार्बनिक एसिड में, फिर इसका कार्बन डाइऑक्साइड पहले लैक्टिक अम्ल में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर फैटिक एसिड में विखंडन होता है, जिन्हें क्यूटिकल में से प्रसरण के द्वारा बाहर निकाला जाता है। मुख्यतः वसीय अम्लों के कारण ही देहगुह्य द्रव्य बदबूदार होता है और होस्ट की आंत पर O2 मिल जाए तो एस्केरिस वायु श्वसन पर ही कर सकता है। तो अगर होस्ट को हमारे पास क्या मिल जाए? ऑक्सीजन मिल जाए तो ये एस्केरिस वायु ऑक्सी श्वसन भी कर सकता है। अगर वो क्वेश्चन जैसे पूछा था कि एस्केरिस में ये श्वसन किस प्रकार से कर सकता है, तो ये अगर इसे ऑक्सीजन मिल जाए तो ये श्वसन कर सकता है। इसकी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लेंगे, संवेदी अंग उसके बारे में। एस्केरिस में बहुत ही विशेष प्रकार का उत्सर्जनी तंत्र एक्सक्रीटरी यानी उत्सर्जनी तंत्र होता है। इसमें शरीर की लंबाई में फैली 2 महीन अनुलंब उत्सर्जनी नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक नलिका एपिडर्मिस के एक लेटरल लाइन में स्थित होती है और आगे की ओर ग्रसनी के नीचे दोनों उत्सर्जनी नलिकाएं कई छोटी छोटी एवं महीन अनुप्रस्थ नलिकाओं के एक जाल द्वारा जुड़ी होती है। इसके अग्र छोर इस जाल जैसे संयोजक सेतु से भी कुछ आगे निकले रहते हैं, अतः पूरा उत्सर्जनी तंत्र H आकृति का होता है। तो ये क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिसका उत्सर्जनी तंत्र है वो कौन से आकार का होता है। तो इसका उत्सर्जनी तंत्र H आकार का आकृति का होता है। एक अग्र स्थित नलिका रेखा पर स्थित उत्सर्जी छिद्र द्वारा बाहर खुल जाती है। एस्केरिस का यह पूरा तंत्र केवल एक ही लंबी विशालकाय कोशिका का बना होता है, जिसकी कोशिका द्रव्य में सुरंगों के रूप में नलिकाएं बनती है। इस सेल को रेंटिल सेल कहते हैं। इसका केंद्रक संयोजक सेतु के निकट बाएं उत्सर्जनी नलिका पर स्थित होता है। पूछ लेता है दाएं बाएं का भी, तो ये बाएं पर होता है। और 3 अन्य छोटे केंद्रक भी देखे गए हैं, एक संयोजक सेतु तथा 2 अग्रस्थ नलिका पर। एस्केरिस अमोनिया और यूरिया के उत्सर्जन करती है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जो एस्केरिस है वो किसका उत्सर्जन करती है, तो ये अमोनिया और यूरिया का उत्सर्जन करती है। अर्थात यह है एमिनोटिलिक यूरियोटिलिक होता है। संभवतः देहगुह्य द्रव्य के दबाव के कारण ही उत्सर्जी पदार्थ अति सूक्ष्म निस्पंदन द्वारा उत्सर्जी नलिकाओं में रिस कर जाते हैं। स्पष्ट है कि उत्सर्जन के साथ साथ परासरण नियंत्रण भी होता है। इसका नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। एस्केरिस में स्पष्ट तंत्रिका तंत्र होता है। यह देहगुहा न होकर उत्सर्जी तंत्र की भांति देह भित्ति में स्थित होता है। अगर पूछा जाए कि कहाँ होता है ये नर्वस सिस्टम, ये इसके बॉडी वॉल में होता है। ग्रसनी की चारों तंत्रिका तंतुओं की बनी एक तंत्रिका मुदा यानी नर्व रिंग्स होती है। इसमें कई तंत्रिका गुच्छक जुड़े होते हैं और पृष्ठ भाग में एक छोटा पृष्ठ यानी डॉर्सल गैंग्लियन, पार्श्व भागों में एक एक बड़ा पार्श्व गुच्छक तथा अधर भाग से एक जोड़ी बड़े अधर गुच्छक। 8 महीने तंत्रिका मुदक की आगे की ओर तथा 8 मुदी तंत्रिकाओं पीछे की ओर निकली होती है। अग्र तंत्रिकाओं में से 6 अंकुरक तंत्रिकाएं होठों के संवेदी अंकुरों में संवेदनाएं लाती हैं। इनमें से 2 मुद्रा के डॉर्सल लैटरल और 2 अधर पार्श्व यानी वेंट्रल लैटरल तथा 2 पार्श्व भागों से जुड़ी
होती है। इसके सेंसिटिव यानी संवेदी अंग के बारे में बात कर लेते हैं। इसके संवेदी अंग कौन से होते हैं? तो एस्केरिस में उपचर्म के सूक्ष्म उभारोत्थार्थ अंकुरों या गड्ढों अर्थात गर्तों ये निम्नलिखित संवेदांग होते हैं। फर्स्ट इसका ओस्टे संवेदी अंकुरण, सेकंड इसका एम्फिडेमस, थर्ड इसका फेसिमिडस और फोर्थ इसका ग्रेव अंकुर और फिफ्थ इसका गुद अंकुर यानी एनल पेपल्स। इसका रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। एस्केरिस में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जननांग अत्यधिक विकसित देह गुहा में स्वतंत्र स्थित एक लिंगी यूनिसेक्सुअल नर मादा एस्केरिस में स्पष्ट लिंग या लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि लैंगिक द्विरूपता किस में देखी गई है? तो लैंगिक द्विरूपता एस्केरिस में देखी गई है। तो इसमें नर में और मादा में क्या क्या पाए जाते हैं? नर मादा में इसमें भी यही पाए जाते हैं जो सब में है कि नर इसमें निम्नलिखित अंग होते हैं। इसकी टेस्टिस है, वाल्स डिफरेंस है यानी इसकी शुक्रवाहिनी शुक्राशय है, इसमें नलिका होती है और अवस्कर मार्ग होता है, पीनियल सिटी होती है, शुक्राणु होते हैं। और मादा में भी इसमें ओवरीज, अंडवाहिनियाँ, गर्भाशय, वर्जिना ये सब होते हैं। इसकी डेवलपमेंट एंड लाइफ साइकिल की बात करें तो इसके विकास और जीवन चक्र के बारे में, यह मानव शरीर के बाहर मिट्टी में आ जाने पर ही होता है क्योंकि इसके लिए नमी अधिक O2 तथा कम ताप का होना आवश्यक होता है। विखंडन या विदलन चपेट कर्मी अनिलिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा आदि में भांति स्पाइरल एवं निश्चयात्मक होता है। इसकी प्रारंभिक अवस्था में ही भ्रूण के विविध कोशिकाएं भावी शिशु एस्केरिस के विभिन्न अंग बनाने के लिए निर्धारित हो जाती है और विखंडन पूर्णबाजी यानी होलोब्लास्टिक होता है अर्थात इसे सेल ब्लास्टोमेयर पूरी बटी होती है। इसमें 16 कोशिकाएं होने पर भ्रूण गोल एक खोखला कोरक या ब्लास्टोला बन जाता है। इसकी गुहा को ब्लास्टोसाइल कहते हैं। इसकी कोशिकाएं गुहा के चारों ओर एक घेरा स्तर बनाती है। अब एक्टोडर्म बनाने के लिए निर्धारित कोशिकाएं जल्दी विभाजित होकर पूरे भ्रूण को ऊपर से ढक लेती है। जो एबोली के साथ कोशिकाएं भ्रूण के भीतर धंसने लगती है। अंतःवृद्धि एम्बोली इन दोनों प्रक्रियाओं के फलस्वरूप 5 से 6 दिन में द्विस्तर गैस्ट्रोला बन जाता है जिसे हम फर्स्ट स्टेज तरुण या रेबिचुअल फॉर्म लार्वा कह देते हैं। तो रेबिचुअल फॉर्म लार्वा किसमें पाया जाता है? एस्केरिस में, जो अंडे के भीतर लगभग 10 दिन तक वृद्धि करने के बाद शिशु अपनी क्यूटिकल का निर्मोचन तकवन की अपनी द्वितीय प्रावस्था का तरुण बन जाता है। इस प्रावस्था में अंडों को शिशु युक्त या एम्ब्रियोनेट्स अंडे कहते हैं। इसके इन्फेक्शन की बात करें अगर तो एम्ब्रियोनेटेड अंडे ही मनुष्य के लिए इन्फेक्शियस होते हैं और मिट्टी या गंदे भोजन के साथ इन्हें ग्रहण कर लेने पर मनुष्य के संक्रमण होता है। ताप एवं नमी की दशाएं ठीक हो तो ये 5 से 6 वर्ष तक मिट्टी में जीवित रह सकते हैं और मनुष्य के आंत तक पहुँचने पर अंडे का खोल पच जाता है और शिशु आंत की गुहा से मुक्त हो जाते हैं। लगभग 0.25 से 0.3 mm लंबा शिशु अपनी तरंग गति द्वारा शीघ्र ही आंत की दीवार के भेद कर दीवार में ही स्थित किसी वेन यानी नस या रुधिर में आ जाता है। रुधिर एवं श्वसनांगों में होता हुआ तरुण एस्केरिस होस्ट शरीर में लगभग 3 सप्ताह का व्यापक भ्रमण करता है जिसके 2 प्रमुख चरण होते हैं। फर्स्ट है प्राथमिक भ्रमण, दूसरा है द्वितीय भ्रमण। प्लेटीहेल्मिन्थेस के हमने लक्षण नहीं पढ़े थे तो हमने इसमें ही इंक्लूड कर दिए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स हैं। तो इसके लक्षण की बात कर लेते हैं। संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस में चपटे कर्मी होते हैं जो त्रिस्तरीय गुहा स्तर होते हैं तथा संगठन अंगीय स्तर का। तो ये मैंने आपको बताया था कि त्रिस्तरीय किस में पाए जाते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। सेकंड है आपका इन जंतुओं का शरीर कोमल, पष्टधारी, चपटा, पत्तीनुमा या फीते के आकार का होता है। थर्ड इसमें उत्सर्जन विशेष प्रकार की कोशिका ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है जो एक अधिक उत्सर्जी छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती है।
फोर्थ इसका, इनके तंत्रिका तंत्र में सीढ़ीनुमा मस्तिष्क तथा 2 मुख्य अनुदैर्घ्य तंत्रिका रज्जु होती है। ये जंतु प्राय उभयलिंगी यानी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनमें निषेचन आंतरिक होता है, इसमें निषेचन भी आंतरिक होता है और परजीवी अवस्था में चूसक हुक दोनों उपस्थित होते होस्ट से जुड़ने के लिए उपस्थित होते हैं। और उदाहरण जैसे इसकी फीताकृमि है, यकृमि है, फ्लूक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।